बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी बायोलॉजी है उसके चैप्टर नंबर 16 से। तो टॉपिक है हमारा होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था कि ये होम्योस्टेसिस जो है ये एक ऐसी एबिलिटी है जानदारों की जो उनके इंटरनल एनवायरनमेंट के को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं उनके साथ जो है वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा था कि इंटरनल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स थे वो क्या क्या थे। वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो वाटर था, वो इसी तरह जो हीट है, टेम्परेचर हो गया। तो ये जो चीज़ें थी ये आपके यानी टेम्परेचर हो गया, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन होगी, वाटर हो गया। तो वाटर और सोल्यूट्स बैलेंस जो हो गया, वाटर और सोल्यूट्स बैलेंस। तो हमने जो यानी ये पढ़ा था कि ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में इसके कंपोनेंट है। तो हम देखते हैं कि इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे बाहर आ रही है, इसी तरह वाटर सोल्यूट्स बैलेंस जो है वो कैसे बरकरार है, इसी तरह जो आपका टेम्परेचर है वो कैसे बरकरार है। तो हमने वाटर सोल्यूट्स बैलेंस के लिए एक टर्म इस्तेमाल की थी ऑस्मो रेगुलेशन। और इसी तरह जो आपके टेम्परेचर के लिए यानी टेम्परेचर अगर आपका जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो है वो यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ जो उसमें चेंजेस हो रही हैं तो आपका इंटरनल जो टेम्परेचर है वो कैसे कांस्टेंट रहता है। तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल हुई थी वो थी थर्मो रेगुलेशन। तो आज हम देखते हैं कि जो ह्यूमन जो है उसके अंदर होम्योस्टेसिस कैसे हो रहा है। तो होम्योस्टेसिस जो है यानी इंसानों के अंदर जो है वो उसको मेंटेन रखने वाले जो आर्गन है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जो यानी लंग्स जो है ये इनका किरदार है इंसानों का जो होम्योस्टेसिस जो है जो इंटरनल एनवायरनमेंट उसको कांस्टेंट रखने में। इसी तरह जो आपकी किडनी है, इसी तरह आपकी स्किन जो है, और इसी तरह आपका जो लीवर है इसका भी यानी जो आपका जो लीवर है इसका भी बड़ा अहम किरदार है किसमें, होम्योस्टेसिस में। तो हम सबसे पहले जो देखते हैं जो आपका है लंग्स एज होम्योस्टेसिस आर्गन। सबसे पहले हम लंग्स के बारे में देखते हैं। तो लंग्स का क्या किरदार है होम्योस्टेसिस में। चूंकि आपको पता है स्टूडेंट्स के जो लंग्स हैं इनका आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका अहम पार्ट है, और आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस और जितनी गैसेस एक्सचेंज हो रही है और सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है तो उसमें लंग्स का बहुत अहम किरदार अदा है। तो हमने देखा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर देखें, हमने ये भी देखा था कि आपके जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उस दौरान जो है आपकी यानी कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाई प्रोडक्ट, इसी तरह वाटर बाई प्रोडक्ट, और इसी तरह ये किसके लिए होती है, ये आपको एनर्जी के लिए, यानी ये प्रोसेस जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो ये एनर्जी के लिए ये सारा प्रोसेस होता है जो आपके जिस्म के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। तो अब उस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये चूंकि किस लिए हो रही है, ये सिर्फ एनर्जी के लिए हम प्रोसेस जो है ये हो रहा है। तो लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ये बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हार्मफुल है। ये एक एसिडिक ये यानी आपकी पीएच जो है उसको कम कर देती है, यानी आपके खून की जो पीएच है उसको कम कर देती है, वो एसिडिक हो जाता है आपके खून। और जब ये एसिडिक हो जाता है तो ये आपके डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिस्म के अंदर इसको बैडली इफेक्ट करता है और ये हार्मफुल है आपके जिस्म के लिए। तो अब जो है लंग्स का क्या किरदार है, ताकि ये एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जिस्म से रिमूव किया जाए। तो यूं के ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ काफी रुपत रखती है, तो फिर होता है इस तरह कि ये खून में हल होकर ये लंग्स में आ जाती है। ये यूं ही लंग्स में आती है तो यहाँ पर एक लंग्स में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है इसके जरिए ये जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए ये क्योंकि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है और ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ये डिफ्यूज होकर एल्विलाई के अंदर आकर ये डिफ्यूज होकर ये आपके जो खून की बारीक नाली होती है कैपिलरीज, तो कैपिलरीज का आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि एल्विलाई का स्ट्रक्चर और वो कैसा है कि उसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो ये कैपिलरीज में जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो वो डिफ्यूज हो जाती है और वो किसमें चली जाती है, एल्विलाई में, ये इसमें आ जाती है। और इस तरह ये वहां से फिर आगे
ब्रोंकियल्स में, और इसी तरह ब्रोंकाई, और फिर इसी तरह ट्रेकी, और फिर आपके जिस्म से बाहर हो जाती है। लेकिन ये होती है किस तरह, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए होती है, और इस तरह जो है ये एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है ये क्या हो जाती है, जिस्म से रिलीज हो जाती है, और आपके जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है आपके ब्लड के अंदर वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसी तरह जो है ऑक्सीजन भी यहाँ पर जो है, क्योंकि हम जब ताज़ा एयर इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो आपके जिस्म में जो ही अंदर जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, तो वो फिर यहाँ से जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो है आपकी कैपिलरीज में जो है वो डिफ्यूज कर जाती है, और जिसमें जो कैपिलरीज के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस में आ जाती है, एल्वियोलाई में, और फिर वहाँ से आगे ब्रोंकियल्स, और फिर इस तरह ब्रोंकाई, और फिर इस तरह ट्रेकी, और फिर हम उसको एक्सहेल कर देते हैं एयर के साथ ही। तो इस तरह जो है वो क्या होता है, आपके जिस्म के जो इंटरनल जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अब हम देखते हैं इसके बाद जो है कि जो आपकी स्किन है, जो आपकी जल्द है, इसका जो है आपके जिस्म के होम्योस्टेसिस में क्या करता है। तो हम देखते हैं होम्योस्टेसिस में आपकी जो स्किन है इसका क्या करता है। स्किन एज होम्योस्टेसिस ऑर्गन, जो आपकी जल्द है इसका होम्योस्टेसिस में क्या किरदार है। तो स्किन का जो बेसिकली किरदार है, यानी ये टेम्परेचर को, जो आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको, या आपका इंटरनल टेम्परेचर है उसको क्या करती है, उसको मेंटेन रखती है। तो ये कैसे रखती है, तो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है स्किन की उसको कहते हैं, सबसे जो फर्स्ट लेयर है जो उसको कहते हैं एपिडर्मिस। अब ये बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे जो एक थिन लेयर है ये इसकी फैटी लेयर है। तो ये लेयर जो है ये क्या करती है, ये आपके जो जिस्म के अंदर जो हीट है इसको बाहर जाने से, और इसी तरह जिस्म के अंदर जो हीट है इसको यानी अंदर आने से क्या करती है, और रोकती है। ये जो फैटी लेयर होती है ये बीनीथ एपिडर्मिस जो है ये प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, ये हीट को क्या करती है, बॉडी को छोड़ने से और बॉडी में अंदर दाखिल होने से रोकती है। तो अब अगर देखा जाए जब ज्यादा जो है वो ठंड होती है तो क्या करती है, इसके जो आपके जो मसल्स होते हैं, जो आपके हेयर होते हैं, इसके बेस पर जो आपके यानी ये स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं इसकी बेस पर जो यानी जो मसल्स होते हैं, ये मसल जो है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनके सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, ये जो आपके हेयर के बिल्कुल बेस पर जो मसल होते हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं, जो तो ये सिकुड़ जाते हैं और आपके हेयर जो है वो स्ट्रेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और इस तरह गूस बम्प जो है वो फॉर्म हो जाते हैं आपकी स्किन पर। देखें जब कभी आप इस तरह ठंडे पानी में नहा लें तो क्या होता है, आपके हेयर जो है बिल्कुल ज्यादा सर्दी हो, आपके ये ओपन अगर देखें तो स्किन पर इस तरह बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, और इस तरह छोटे छोटे गूस बम्प जिस तरह छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो इस तरह अब ये क्या होता है फिर इस दौरान, तो चूंकि ये एक यानी एक ब्लैंकेट बना लेते हैं, ये वार्म एयर का एक ब्लैंकेट फॉर्म हो जाता है जो आपके जिस्म से यानी हीट को बाहर जाने से क्या करते हैं, रोकता है, और इसी तरह जो है ये ठंड जो है इसके असर को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके अलावा जो आपके ओपन पार्ट होते हैं, जैसा कि आपके चेहरा हो गया, आपके हाथ हो गए, और इसी तरह ये सामने वाले जो पार्ट्स हैं, सर्दियों में ये होता है, या ज्यादा सर्दी जब हो तो इस तरह होता है कि ये फ्लो ऑफ ब्लड जो होते हैं इन पार्ट्स की तरफ कम हो जाते हैं। कैसे कि जो आपकी जो आर्टरीज है ये सिकुड़ जाती है, ये कंट्रैक्ट हो जाती है, जो आपके ओपन पार्ट्स जो है इनमें फ्लो ऑफ ब्लड क्या हो जाते हैं, इस कम हो जाते हैं, यानी कम जो फ्लो ऑफ ब्लड जो है ये आपके ओपन पार्ट्स की तरफ आते हैं। तो देखिए सर्दी में इसी तरह चेहरा जर्दी माइल हो जाता है, या सफेदी हो जाती है, चेहरे पर सफेदी वासी नजर आती है, और आपके होंठ जो इसी तरह उनमें सफेदी जो सुर्खी माइल है वो कमी आ जाती है इसमें। तो इसकी वजह ये होती है कि जो हीट जो है, ताकि ये ओपन पार्ट से जाया ना हो, तो क्या होता है आपके जो आर्टरीज जो है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है ओपन पार्ट्स की तरफ। और इसी तरह जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल आपका हार्ट हो गया, इसी तरह किडनी, और जितने भी इंटरनल पार्ट्स है उनकी तरफ फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा हो जाता है, ताकि इंटरनल जो है आपका जो टेम्परेचर जो है वो क्या है, ज्यादा हो, आप वार्म महसूस करें, आप अपने आप को गर्म महसूस करें। इसी तरह जब जो है ज्यादा गर्मी होती है, वार्म कंडीशन में अगर बात की जाए, तो वार्म कंडीशन में एक तो हमारी जो है अगर जैसे अगर हम भाग रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में एनर्जी पैदा होती है, और आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में ज्यादा टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल। तो इस तरह होता है कि वो फिर जो है एक तो फ्लो ऑफ ब्लड जो आपके जो बाहर वाले जिस्म के बाहर ओपन पार्ट्स है, जैसे कि आपके चेहरा हो गया, हाथ हो गए, इनकी तरफ फ्लो ऑफ ब्लड जो है आपकी जो आर्टरीज है, जो आपकी वेसल्स है, ब्लड वेसल, ये खुल जाती है, ये रिलैक्स हो जाती है, और
इनकी ओपन पार्ट्स की तरफ फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा होते हैं, और इसी तरह इसके साथ साथ जो एनर्जी होती है वो एवोपरेट होती है आपकी स्किन से। तो इसी तरह एक और होते हैं आपकी स्किन में जो है स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, पसीने वाले गदूर। तो ये आपकी स्किन में स्वीट ग्लैंड जो होते हैं, स्वीट ग्लैंड, तो ये आपका पसीना पैदा करते हैं, और इसके जो है यानी इसकी भी तबखीर के नतीजे में इसके भी जो है आपकी एवोपरेट होने की वजह से आप जो है जब ये ठंडा होता है तो आप ठंडक महसूस करते हैं। तो आपका जो यानी इंटरनल जो आपका टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल के साथ क्या होता है बराबर होता है। ये यानी आपका जो टेम्परेचर का जो ये देखा जाए तो वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो इसी तरह जब जो है फ्लो ऑफ ब्लड जो है यानी आपने कोई एक्सरसाइज की है, काफ़ी चल के आए हैं, गर्मी थी, तो जो एक्स्ट्रा हीट जो यानी इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो आपकी पैदा हुई है, तो आपके देखें उस चेहरा जो है वो सुर्खी माइल हो जाता है, ज़्यादा सुर्खी चेहरे पर आ जाती है। क्यों कि यानी इन ओपन पार्ट्स की तरफ जो फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो क्या है, ज़्यादा है, और इसी तरह इसके साथ साथ जो है वो यानी एवापोरेट हो रही है, यानी आपके जो यानी हीट जो है वो एवापोरेट हो रही है, ताकि यानी जो इंटरनल जो है ज़्यादा हीट है वो जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ क्या है, मेंटेन है। तो इस तरह इसके अलावा जो है ये तो आपकी स्किन का यानी रोल था किसमें, थर्मोरेगुलेशन में। लेकिन आपकी स्किन जो है ये एक्स्ट्रा जो आपकी नाइट्रोजन वेस्ट है, एक्स्ट्रा साल्ट जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो है, इनको भी यानी वाटर सॉल्यूट्स बैलेंस को भी बरकरार रखती है। जो आपके जब पसीना निकलता है स्वीट जो है स्वीट ग्लैंड के जरिए, तो उसमें जो है एक्स्ट्रा जो साल्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, खारिज होते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो इंटरनल टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो अगर इसका मैं फारेनहाइट में तो 98.6 फारेनहाइट होते हैं। तो इसको इस टेम्परेचर के साथ जो है वो क्या रहता है, इंसान का ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसके अलावा बाज़ औक़ात भी है यानी जब इंसान को बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, तो आपके जो WBC है, ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल, तो ये इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में, इनकी तादाद बढ़ जाती है, और ये क्या करते हैं, एक खास किस्म का जो है केमिकल जो है इसको स्क्रीट करते हैं, जिसको कहते हैं पायोजेन, जो कि किल करता है इसको आपके बैक्टीरिया को या वायरस को, और उनके असर को क्या करता है, कम रखता है। तो ये इसकी यानी ये पायोजेन जो है ये आपके ब्लड में जो है ये यानी आपके टेम्परेचर को जब आपके हाइपोथैलेमस तक जाते हैं तो उसको टेम्परेचर को आपके दर्जा हरारत को बढ़ा देते हैं, और आपको फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि ये जो आपके बैक्टीरिया या वायरस जो है इनको क्या करता है, इनके असर को क्या करते हैं, वायरस इनके असर को कम करते हैं, और आपकी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह जो है ये स्किन का ये था, स्किन का होम्योस्टेसिस में किरदार। और स्किन का हमने पढ़ा कि ये थर्मोरेगुलेशन जो है इसमें भी, और ये एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन भी जो है इसमें भी इसका किरदार है। यानी ओवरऑल जो है देखें होम्योस्टेसिस यानी एक ऐसे वाटर सॉल्यूट्स बैलेंस को भी बरकरार रखने में इसका किरदार है, और आपके इंटरनल जो टेम्परेचर है इसको भी बरकरार रखने में इसका बहुत अहम किरदार है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम किडनी एज होम्योस्टेसिस ऑर्गन। तो अगर देखा जाए जिस्म के अंदर वाटर सॉल्यूट्स बैलेंस के हवाले से, और जितने भी आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनको एक्सक्रीशन में, तो सबसे अहम पार्ट्स जो आपके जिस्म के अंदर है वो है किडनी। और ये होम्योस्टेसिस के भी अगर हवाले से देखा जाए तो जिस्म के अंदर यानी किडनी का सबसे अहम किरदार है होम्योस्टेसिस में। और किडनी जो है क्योंकि ये ज़्यादातर आपके नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करते हैं, इसके साथ साथ ये वाटर सॉल्यूट्स बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, तो इसलिए यानी इसका किरदार अगर देखा जाए तो ये क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन, यानी जिस्म के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन रखने में किडनीज का बहुत अहम किरदार है। और आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर कितने किडनी है, 2 किडनी है, एक राइट और एक लेफ्ट। लेफ्ट थोड़ा सा ऊपर है, राइट थोड़ा सा नीचे है। और मैं अगर किडनी की बात करूं तो किडनी का कैसे जो है ये अहम किरदार है ऑस्मोरेगुलेशन ओवरऑल देखें होम्योस्टेसिस में। तो किडनी एक तो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं जितने भी आपके जिस्म के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनको एक्सक्रीट करते हैं। और दूसरी बात एक तो इसकी एक्सक्रीशन है, चूंकि किडनीज जो है ये आपकी यूरिनरी सिस्टम का, आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका सबसे अहम पार्ट जो है ये है किडनी। तो एक तो ये क्या करते हैं, जितने भी आपके जिस्म के अंदर फालतू नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, साल्ट्स होते हैं, उसको जो क्या करते हैं, खारिज करते हैं।
दूसरा, न सिर्फ इनको खारिज करते हैं बल्कि जिस्म के अंदर जो आपका वाटर और सोल्यूट्स बैलेंस जो है इसको भी ये क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। ये किडनी कैसे मेंटेन रखते हैं? अगर जिस्म के अंदर आपने पानी कम पिया है, आप रोजे की हालत में है, आपने सुबह पानी पिया है, शाम तक पानी नहीं पीना, आपको खून क्या है उसमें पहले से ही क्या है पानी की कमी है, तो किडनीज क्या करेंगे, जितने भी उसमें नमकियात हैं, जितने भी साल्ट्स हैं, जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट हैं, उनको तो खारिज करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, वाटर को दोबारा अब्सॉर्ब कर लेंगे और वाटर को खारिज नहीं करेंगे, ताकि जिस्म के अंदर जो है वो वाटर का जो बैलेंस है वो क्या रहे, बरकरार। बट इफ देयर इज मोर वाटर इन द ब्लड, आपका ब्लड जो है वो थिन है, पतला हो गया है, तो किडनी क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो खारिज करेंगे, और जो आपके जितने भी साल्ट्स हैं अगर उनकी जो खून में बराबर है, मेंटेन है, तो आपके जो ज्यादा यूरिन पैदा होगा वो ज्यादा यूरिन पैदा करेंगे, ताकि जिस्म के अंदर जो वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या हो जाए, खारिज हो जाए। तो इस तरह जो है ये क्या करते हैं, किडनी वाटर सोल्यूट्स बैलेंस को जिस्म के अंदर मेंटेन रखते हैं। तो इसके अलावा जो आपके होम्योस्टेसिस में ह्यूमन के अंदर होम्योस्टेसिस का किरदार है, वो एक चीज हमने पढ़ी, लीवर जो है इसका बहुत अहम किरदार है। लीवर जो आपकी जिगर है इसका होम्योस्टेसिस में भी अहम किरदार है। जो आपके जो डेड रेड ब्लड सेल होते हैं तो उसको क्या करते हैं, उनको जो है उनकी यानी उनको ब्रेक डाउन करके उसको क्या करते हैं, उसको भी किडनीज की तरफ भेजते हैं, और सारे किडनी जो है उनको क्या कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। यानी आपके रेड ब्लड सेल जो है उसमें जो एक्स्ट्रा जो हेमोग्लोबिन होता है उसकी ब्रेक डाउन करता है और उनको क्या करते हैं, किडनीज की तरफ भेज देते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, तो अम्यूनिया पैदा होती है, वो भी एक्स्ट्रा है, आप जिस्म की उसको जरूरत नहीं है, वो जो आपके जिस्म के अंदर जितनी उसकी जरूरत थी उससे ज्यादा थी, तो उसको भी क्या करता है ये यानी इन द फॉर्म और यूरिया में कन्वर्ट करके और उसको भी आपके किडनी की तरफ भेज देते हैं, और किडनी क्या करते हैं, उनको जिस्म से खारिज कर देते हैं। तो ये सारे का सारा था यानी आपके जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस में कौन कौन से आर्गन है और उनका क्या किरदार है। तो इसके यानी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, जो आपका किडनीज जो है इनका किरदार पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो ये कैसे काम करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।